हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पॉकेट लाइब्रेरी। आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ सप्लाई। इस टॉपिक को देखने से पहले डिमांड देखो, लॉ ऑफ डिमांड देखो, और इसके पहले की जो लास्ट वीडियो थी सप्लाई वो देखो, उसके बाद ही लॉ ऑफ सप्लाई देखना। जिसने लॉ ऑफ डिमांड और सप्लाई समझ लिया, स्पेशली लॉ ऑफ डिमांड, तो वो लॉ ऑफ सप्लाई इजीली समझ जाएगा। ठीक है, बिकॉज दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही बात दोनों बोलेंगे, थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा दोनों के अंदर, मगर समझ जाओगे अगर लॉ ऑफ डिमांड समझ लिया आपने तो। ठीक है, तो सीक्वेंस वाइज वीडियोस देखो, डिमांड देखो, लॉ ऑफ डिमांड देखो, लास्ट वीडियो सप्लाई थी वो देखो, और फिर लॉ ऑफ सप्लाई देखना। ठीक है, अभी लॉ ऑफ सप्लाई है तो लॉ ऑफ डिमांड जैसा तो नहीं रहेगा, थोड़ा सा अलग रहेगा। और ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक अनाउंसमेंट फिर से कर दूंगा कि इंस्टाग्राम का पेज हमारा स्टार्ट हो चुका है समरी के लिए, नोट्स वगैरह के लिए। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वो भी फॉलो करो। और उसके बाद में यूट्यूब चैनल को भी लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अगर पहली बार आ रहे हो इस मेरे चैनल पे तो पुरानी वीडियोस पूरा चैप्टर डाल चुका हूँ, वो भी देखो, उसको भी लाइक करो और शेयर करो। सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, लॉ ऑफ सप्लाई। अब ये प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने अपनी बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में 1890 के अंदर ये लॉ का इंट्रोडक्शन किया था। ठीक है, और उन्होंने क्या बोला लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में, कि एक बार डेफिनेशन रीड कर लेता हूँ उनका। मैंने डेफिनेशन में इन्वर्टेड कॉमा यूज़ किया हूँ कि मुझे परफेक्ट मालूम था डेफिनेशन, मैंने परफेक्टली नोट्स में से देखकर इसको लिखा हूँ, इसलिए मैंने किया हूँ। पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको फिर से याद दिला दूँ, मैंने लास्ट वीडियोज़ में ही बोला है कि अगर डेफिनेशन परफेक्टली आता होगा एक एक वर्ड तो ही इन्वर्टेड कॉमा यूज़ करना, वरना एग्जाम में इन्वर्टेड कॉमा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जब इन्वर्टेड कॉमा यूज़ करते हो उसका मतलब यही होता है फिर कि आपको एग्जैक्टली वैसा का वैसा लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या बोलता है लॉ ऑफ सप्लाई, अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, हायर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, मोर इज द क्वांटिटी सप्लाइड, लोअर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, लेस इज द क्वांटिटी सप्लाइड। अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, बाकी जो डिटर्मिनेंट्स है, इसका मतलब क्या है, अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट। जो हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई पढ़ा था लास्ट वीडियो में, लास्ट लेक्चर के अंदर, वो डिटर्मिनेंट्स को क्या बोल रहा है, वो सेम रखो। जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया, ये सब डिटर्मिनेंट्स को सेम रखो और सिर्फ प्राइस को चेंज करो। अब प्राइस को क्या, कि हायर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, मोर इज द क्वांटिटी सप्लाइड, लोअर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, लेस इज द क्वांटिटी सप्लाइड। ये लॉ ऑफ डिमांड का पूरा अपोजिट है। क्या बोल रहे हैं प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, कि जब जब तुम प्राइस बढ़ाओगे तब तक तुम्हारा क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ेगा, जब तुम प्राइस कम करोगे तब तक तुम्हारा क्वांटिटी सप्लाइड भी क्या होगा, कम होगा। सिंपल है, सिंपल लाइन में मैंने पूरा डेफिनेशन एक्सप्लेन कर दिया कि बाकी सब डिटर्मिनेंट्स को सेम रखो, प्लस जब तुम प्राइस बढ़ाओगे तो सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस कम करोगे तो सप्लाई क्या होगा, कम होगा। When you will increase the price, quantity supplied will also increase. When you will decrease the price, quantity supplied will also decrease. जब प्राइस बढ़ाओगे तब तक सप्लाई बढ़ेगा, जब प्राइस कम करोगे तब तक सप्लाई क्या होगा, तुम्हारा कम होगा। यही पूरे मीनिंग का, यही लॉ ऑफ सप्लाई का मेन मोटो है कि प्राइस बढ़ाओगे सप्लाई बढ़ जाएगा, प्राइस कम करोगे सप्लाई क्या होगा, कम हो जाएगा। यही ये डेफिनेशन हमको बोलता है, यही लॉ ऑफ सप्लाई का मोटिव है। अब ये तो था मीनिंग, ये था मीनिंग। अब इसका जो अगला टॉपिक है हमारा वो है अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। ठीक है, बस एक ही बात बार बार फिर से रिपीट करूंगा, एक सिंपल लाइन याद रखो, एक सिंपल सेंटेंस याद रखो, जब प्राइस बढ़ाओगे सप्लाई बढ़ेगा, जब प्राइस कम करोगे सप्लाई भी क्या होगा, कम होगा। हायर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, मोर इज द क्वांटिटी सप्लाइड, लोअर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, लेस इज द क्वांटिटी सप्लाइड। बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। प्राइस ऊपर गया सप्लाई ऊपर जाएगा, प्राइस नीचे गया सप्लाई भी क्या होगा, नीचे जाएगा। सिंपल वर्ड में ये याद रखो। ये था हमारा लॉ ऑफ सप्लाई का मीनिंग। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बहुत सिंपल मीनिंग मैंने आपको मतलब इसका बता दिया। अब अगला है हमारा अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। अब हम वो देखते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा अजम्पशंस ऑफ लॉ। पहला अजम्पशन, अब अजम्पशंस क्या होते हैं कि किस अजम्पशंस पे कुछ एज्यूम करके चलते हैं एक्सपर्ट्स, जो अजम्पशंस के ऊपर लॉ ऑफ सप्लाई हमारा काम करता है। ठीक है, तो पहला क्या है हमारा, कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या है,
कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एक एक करके बोर्ड पे लिखूंगा, एक एक करके समझाऊंगा ताकि अच्छे से समझे, वो लिस्ट करके नहीं, एक बार थोड़ा टेक्निक चेंज कर दे। कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब डेफिनेशन में अब बोलेंगे सर क्यों कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्यों ऐसा? हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, वहां पर अल्फ्रेड मार्शल ने बोल दिए थे कि अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट। अदर थिंग में मैंने बोला कि डिटर्मिनेंट्स आते हैं डिमांड सप्लाई के, क्या थे उसमें से डिटर्मिनेंट्स ये भी था कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं वो कि अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, प्राइस को चेंज करो, मतलब जो बाकी डिटर्मिनेंट्स है, जो बाकी फैक्टर्स है सप्लाई के, उसको सेम रखो और क्या करो, सिर्फ अपन प्राइस को चेंज करेंगे। इसलिए हम क्या एज्यूम करते हैं कि बाकी सब फैक्टर्स सेम रहेंगे और क्या होगा, सिर्फ जो दूसरे डिटर्मिनेंट्स है वो सब सेम रहेंगे और सिर्फ प्राइस की चेंज होने की सप्लाई क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। इसलिए पहला असम्पशन क्या है अपना, कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। लॉ ऑफ सप्लाई में हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, क्योंकि अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चेंज हुआ उससे क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चेंज हुआ उससे क्या होगा, सेलर के प्रॉफिट पे इफेक्ट आएगा। प्रॉफिट पे इफेक्ट आएगा तो वो क्या करेगा, फिर कम सप्लाई करेगा सेम प्राइस के ऊपर। तो क्या हुआ, फिर सप्लाई में चेंज आया, पर क्यों आया, इसकी वजह से आया। पर हम ये नहीं चाहते, हम क्या चाहते हैं, चेंज किसकी वजह से आए, चेंज सिर्फ आना चाहिए प्राइस की वजह से। इसलिए हम क्या एज्यूम करते हैं, कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सेम रहना चाहिए ताकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वजह से सप्लाई में चेंज ना आए। आना किसकी वजह से चाहिए, प्राइस की वजह से चेंज आना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया तो क्या करेगा, सप्लाई सेलर लेस क्वांटिटी सप्लाई करेगा सेम प्राइस के ऊपर। मगर रीजन क्या हो जाएगा सप्लाई चेंज होने का, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसलिए हम क्या एज्यूम करते हैं कि कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सेम होना चाहिए और सिर्फ प्राइस की वजह से क्या होना चाहिए, लॉ ऑफ सप्लाई। अगर प्राइस बढ़ेगा तो ही सप्लाई बढ़ना चाहिए और अगर प्राइस कम होगा तो ही सप्लाई कम होना चाहिए। सिर्फ प्राइस की वजह से सब चेंज होना चाहिए, ये सब की वजह से चेंज नहीं होना चाहिए। इसलिए पहला पॉइंट हमने क्या देखा, कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगला है हमारा, डस्टर ले लेते, अगला है हमारा नो चेंज इन टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, नो चेंज इन टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन लिख देते हैं यहां पे अपन। अगला पॉइंट क्या है हमारा, नो चेंज बोल रहे हैं कांस्टेंट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। अब ये भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से सप्लाई क्या हो सकता है, कम या वादा हो सकता है। जितनी अच्छी तुम्हारी टेक्निक रहेगी प्रोडक्शन की, जितनी अच्छी तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी रहेगी, ये भी एक फैक्टर हमने पढ़ा था डिटर्मिनेंट्स के अंदर कि टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी क्या यूज करते हो। ठीक है, जितनी अच्छी तुम्हारी टेक्निक रहेगी, जितना अच्छा तुम्हारा टेक्नोलॉजी रहेगी तुम्हारी फैक्ट्री के अंदर, उतना अच्छा तुम्हारा प्रोडक्शन रहेगा। अच्छी टेक्नोलॉजी रहेगी, अच्छा प्रोडक्शन रहेगा। खराब टेक्नोलॉजी रहेगी, खराब प्रोडक्शन रहेगा। तो क्या होगा, अगर तुम्हारी टेक्नोलॉजी अच्छी है, तुम्हारी टेक्निक अच्छी है, तो तुम्हारा प्रोडक्शन क्या होगा, सेम प्राइस के ऊपर तुम्हारा सप्लाई क्या होगा, बढ़ जाएगा। पर हम नहीं चाहते, हम क्या चाहते हैं, सिर्फ प्राइस की वजह से हमारा क्या हो, सप्लाई ऊपर नीचे हो, ये रीजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब तुम्हारा टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन भी क्या होना चाहिए कि हम ये एज्यूम करते हैं लॉ ऑफ सप्लाई में कि तुम्हारा टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन क्या होना चाहिए, हमेशा सेम होना चाहिए। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन की वजह से सप्लाई में चेंज नहीं आना चाहिए, चेंज सिर्फ आना चाहिए प्राइस की वजह से। अगर प्राइस बढ़ाते हो तो सप्लाई बढ़ना चाहिए, प्राइस कम करते हो सप्लाई क्या होना चाहिए, कम करना चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे, कांस्टेंट रखेंगे टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन को भी। अगला टॉपिक है हमारा, अगला पॉइंट है हमारा, नो चेंज इन वेदर कंडीशन। अगला टॉपिक क्या है हमारा, नो चेंज इन वेदर कंडीशन। जस्ट अ मिनट, नो चेंज इन वेदर कंडीशन। थोड़ा सा लाइव लेक्चर की तरह फील आएगा, इसलिए मैं वापस लिख रहा हूँ इसको, यहाँ पर बार बार लिख रहा हूँ एक एक पॉइंट को। नो चेंज इन वेदर कंडीशन क्या है, थर्ड पॉइंट, नो चेंज इन वेदर कंडीशन। सेम अप्लाई फॉर दिस टू के अगर वेदर में चेंज आता है, ठीक है, कोई नेचुरल क्लाइमेटीज हो जाती है या कुछ चेंज हो जाता है, तो क्या होगा, फिर उसकी वजह से क्या होगा,
उसकी वजह से मेरा क्या होगा, सप्लाई ऊपर नीचे होगा। पर मैं ये नहीं चाहता हूं, मैं क्या चाहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ प्राइस की वजह से मेरा सप्लाई चेंज हो, वेदर भी मेरा क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। मतलब वेदर की वजह से भी मेरे सप्लाई पे इफेक्ट नहीं आना चाहिए, आना सिर्फ किसकी वजह से चाहिए, ये प्राइस की वजह से इफेक्ट आना चाहिए। मतलब अगर प्राइस बढ़ेगा तो ही सप्लाई बढ़ना चाहिए, प्राइस कम होगा तो ही सप्लाई कम होना चाहिए। वेदर मेरा क्या रहना चाहिए, हमेशा सेम रहना चाहिए, मेरे फेवर में रहना चाहिए। ठीक है, अगला है हमारा नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज। ये भी एक हमारा डिटर्मिनेंट्स था, है ना, नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी। क्या, गवर्नमेंट पॉलिसी। अब सेम स्टैंड्स फॉर दिस टू के गवर्नमेंट पॉलिसीज भी तुम्हारी क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, अनचेंज रहना चाहिए। गवर्नमेंट पॉलिसी भी तुम्हारी चेंज नहीं होना चाहिए, ताकि गवर्नमेंट पॉलिसी से सप्लाई पे इफेक्ट ना आए। इफेक्ट किसकी वजह से आना चाहिए, प्राइस की वजह से आना चाहिए। इसलिए गवर्नमेंट पॉलिसी भी तुम्हारी हमेशा क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। उसी तरीके से अगला पॉइंट क्या है हमारा, नो चेंज इन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। नो चेंज इन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। पॉइंट नंबर 5 पे आ गए अपन, मैंने यहाँ पे पॉइंट चेंज ही नहीं किया। पॉइंट नंबर 5, नो चेंज इन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। ये भी वही बोलना चाह रहे हैं कि तुम्हारा जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो भी क्या रहना चाहिए, हमेशा सेम रहना चाहिए। क्योंकि अगर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम या ज्यादा हुआ तो उसकी वजह से सप्लाई क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज होगा सेम प्राइस के ऊपर। पर हम ये नहीं चाहते, हम क्या चाहते हैं, सिर्फ प्राइस की वजह से सप्लाई चेंज हो। और क्या होना चाहिए, हमेशा कॉस्ट ऑफ तुम्हारा ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट क्या रहना चाहिए, वो सेम रहना चाहिए। मतलब अगर अच्छी तुम्हारा ट्रांसपोर्ट अच्छा कम हो गया है, तुम्हारा ट्रांसपोर्ट अच्छा है, तो उससे क्या होगा, तुम्हारा सेम प्राइस पर ज्यादा सप्लाई होगा। प्राइस सेम रखा पर सप्लाई ज्यादा हो रहा है, ठीक है, ऐसा। मगर ये लॉ ऑफ डिमांड का मोटिव ही नहीं है, लॉ ऑफ सप्लाई का मोटिव ही नहीं है। लॉ ऑफ सप्लाई का मोटिव क्या है कि प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ना चाहिए, प्राइस कम होगा सप्लाई कम होना चाहिए। यहाँ पर क्या हो रहा है कि सेम प्राइस पे सप्लाई क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है, अगर तुम्हारा ट्रांसपोर्ट अच्छा है तो। इसलिए हम क्या एज्यूम करते हैं कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी तुम्हारा क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। फिर अगला है, अगला और तुम्हारा लास्ट या सेकेंड लास्ट पॉइंट है तुम्हारा, जो पॉइंट नंबर 6 रहेगा तुम्हारे लिए। पॉइंट नंबर 6 क्या है तुम्हारे लिए, कि प्राइस ऑफ अदर गुड्स रिमेन कांस्टेंट। मतलब जो प्राइस है दूसरे गुड्स का, प्राइस ऑफ अदर गुड्स रिमेन कांस्टेंट, मतलब सेम। कि जो दूसरे तुम्हारे गुड्स है, ठीक है। इसके लिए थोड़ा अलग पॉइंट है, इसके डेफिनेशन मैं आपका नोट्स में से इसका रीड कर देता हूं। प्राइस ऑफ अदर गुड्स आर अज्यूम टू बी रिमेन कांस्टेंट इफ दे चेंज द लॉ ऑफ सप्लाई मे नॉट होल्ड ट्रू बिकॉज प्रोड्यूसर में ट्रांसफर रिसोर्सेज टू अदर गुड्स। अब क्यों, फॉर एग्जाम्पल मेरे को मालूम पड़ा, अब तक मैं मार्कर बनाता था, ठीक है, एग्जाम्पल लो, मैं अब तक का क्या करता था, मार्कर प्रोड्यूस करता था। तो क्या होता था कि मैं मार्कर बना रहा था, अब सडनली मेरे को मालूम पड़ा कि मार्केट में डस्टर का प्राइस बढ़ गया है, ठीक है, डस्टर का प्राइस क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो मैंने क्या किया, मेरे जो रिसोर्सेज है वो डस्टर बनाने में यूज कर लिया, तो लॉ ऑफ सप्लाई का पूरा मोटिव ही खत्म हो गया, ठीक है। मतलब मैं चाह रहा था कि प्राइस की वजह से सप्लाई चेंज हो, सप्लाई पे इफेक्ट हो, यहाँ पर मैंने पूरे रिसोर्सेज मैंने चेंज कर दिया। मतलब मैंने मार्केट डस्टर बनाना क्या कर लिया, शुरू कर दिया। इसलिए मैं क्या चाह रहा हूं कि प्राइस ऑफ अदर गुड्स, जो दूसरे गुड्स है उसका प्राइस भी क्या होना चाहिए, वो कांस्टेंट रहना चाहिए, ताकि मेरा जो प्रोडक्शन है, वो जो मैं पहले से रिसोर्सेज है मेरे, वो जहाँ यूज कर रहा था मैं वहीं यूज कर सकूं। इसलिए प्राइस ऑफ अदर गुड्स भी क्या रहना चाहिए, हमारे सेम रहना चाहिए। मतलब प्रोड्यूसर वही करेगा ना, कि उसको मालूम है कि मार्कर का प्राइस, मार्कर से ज़्यादा अभी डस्टर का प्राइस मार्केट में बढ़ गया है, और दोनों गुड्स रिलेटेबल है, ठीक है। जो इंसान मार्कर खरीदेगा डस्टर तो खरीदेगा ही। मैंने क्या किया, फिर डस्टर में मैंने रिसोर्सेज डाल दिया, तो जो लॉ ऑफ सप्लाई का जो मोटिव है वो पूरा खत्म हो गया। इसलिए मैं ये नहीं चाहता, मैं क्या चाहता हूँ कि इसका जो प्राइस ऑफ अदर गुड्स है वो क्या रहना चाहिए, हमेशा कांस्टेंट और हमेशा सेम रहना चाहिए। और हमारा लास्ट असम्पशन है पॉइंट नंबर 7, जिसको हम बोलेंगे नो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। अब क्यों, इसके लिए भी मैं आपके डेफिनेशन के लिए रीड कर देता हूं मैं आपको कि क्यों ऐसा बोल रहा है ये। देखो, द लॉ ऑल्सो अज्यूम्स दैट द सेलर डू नॉट एक्सपेक्ट फ्यूचर चेंजेस इन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। ये इतना ही बोल रहा है। क्यों,
वो क्या बोल रहा है कि वो चाह रहा है कि लॉ ये एज्यूम करता है कि जो सेलर है वो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन नहीं करना चाहिए कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है कि कम होने वाला है, क्योंकि क्या होगा अगर वो एक्सपेक्ट कर लेता है तो क्या होगा वो अपना स्टॉक होल्ड कर लेगा और उसकी वजह से सप्लाई क्या होगा कम या ज़्यादा हो जाएगा। होल्ड कर लेगा तो सप्लाई कम हो जाएगा और एकदम सादा रिलीज कर देगा सप्लाई बढ़ जाएगा। पर हमारा रीज़न क्या है, हमारा रीज़न क्या होना चाहिए, प्राइस होना चाहिए सिर्फ। इसलिए हम क्या करेंगे, हम क्या एज्यूम करते हैं कि सेलर क्या है वो एक्सपेक्ट नहीं करेगा, नो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट द प्राइस। ठीक है, तो ये पॉइंट भी क्या है कि नो फ्यूचर, मतलब सेलर क्या है वो एक्सपेक्टेशन वो नहीं रखना चाहिए, सॉरी, कि वो क्या करेगा आगे एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए आगे प्राइस चेंज या कम या ज़्यादा होने वाला है। तो ये थे हमारे एजम्पशंस ऑफ लॉ। अब ये एजम्पशंस का मतलब ही वही था कि हमने जो पढ़ा था ना, मैंने आपको बार बार डेफिनेशन में रिपीट करा था ना कि अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, ये बात जो बार बार मैं आपको बोल रहा था ना वो अजम्पशंस के लिए ही थी कि हम बाकी सब डिटर्मिनेंट्स जो हमने अभी तक पढ़ा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पढ़ा, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन पढ़ा, गवर्नमेंट पॉलिसीज पढ़ा, ये सब में चेंज नहीं होते हुए सिर्फ प्राइस के चेंज होने की वजह से सप्लाई क्या होना चाहिए, हमारा क्या होना चाहिए, कम या वादा होना चाहिए। यही लॉ बोलता है और यही लॉ चाहता है, लॉ का मोटिव ही ये है। और फिर मार्शल लॉ में यही बताना चाहा है कि बाकी सब डिटर्मिनेंट्स को तुम सेम रखो और सिर्फ प्राइस को चेंज करो। प्राइस बढ़ाओगे तो सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस कम करोगे तो सप्लाई क्या होगा, कम होगा। इधर भी बता देता हूँ, प्राइस बढ़ाओगे तो सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस कम करोगे सप्लाई क्या होगा तुम्हारा, कम हो जाएगा। तो ये थे हमारे अजम्पशंस ऑफ लॉ। अभी इसमें एक और छोटा सा एक टॉपिक है, टॉपिक इन द सेंस एक पॉइंट है कि इसका सप्लाई कर्व कैसा रहेगा। इसका सप्लाई कर्व हमेशा क्या रहेगा, अपवर्ड स्लोपिंग रहेगा। क्या रहेगा, अपवर्ड स्लोपिंग रहेगा। क्यों, क्योंकि जब जब प्राइस बढ़ेगा यहाँ पर सप्लाई भी क्या होगा, यहाँ से बढ़ते जाएगा। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड में क्या हो रहा था, जब प्राइस कम हो रहा था सप्लाई भी, डिमांड भी क्या होता है लोगों का कम हो रहा था, पर सप्लाई में क्या होता है, प्राइस बढ़ता है सप्लाई भी क्या होता है अपने आप बढ़ते जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसका डिमांड सप्लाई कर्व क्या रहेगा, सप्लाई का मेरे मुंह से डिमांड निकल रहा है सॉरी, बट सप्लाई कर्व क्या रहेगा, हमेशा इसका अपवर्ड स्लोपिंग रहेगा। ठीक है, और फिर इसका जो शेड्यूल था वो भी सेम अपना उसकी तरह ही है कि शेड्यूल जो है लॉ ऑफ सप्लाई में जो शेड्यूल दिया हुआ है, ठीक है, जो प्राइस ऑफ कमोडिटी दिया है, सप्लाई ऑफ कमोडिटी उसने दिया है, सप्लाई ऑफ कमोडिटी जो दिया है उसने, तो क्या है उसमें भी सेम है कि तुम्हारा प्राइस पर 10 था तो तुम 100 सप्लाई करते थे, 20 होगा तो 200 करोगे। मतलब वही बताना चाह रहा है वो, चाहे वो डिमांड सप्लाई कर वो या फिर ये शेड्यूल हो कि जब जब प्राइस बढ़ाओगे सप्लाई तुम्हारा क्या होगा, बढ़ते रहेगा। ठीक है, और जब प्राइस कम करोगे सप्लाई क्या होगा तुम्हारा, कम होते रहेगा। तो ये था हमारा अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अगला टॉपिक है हमारा एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई, वो देखते हैं हम। तो अगला टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है वीडियो का हमारा एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। राइटिंग थोड़ी गंदी है, बोर्ड थोड़ा काला हो गया बिकॉज लेक्चर बहुत कंटिन्यूसली चल रहा है। बट पहला पॉइंट क्या है हमारा, सप्लाई ऑफ लेबर। ये साइड आ जाता हूं मैं, सप्लाई ऑफ लेबर। अब सप्लाई ऑफ लेबर का सिंपल मीनिंग क्या होता है मालूम क्या, कि कितने घंटे एक लेबर आपकी फैक्ट्री में काम कर रहा है और कितने वेजेस पे कर रहा है। ठीक है, मतलब एक लेबर आपकी फैक्ट्री में कितने आवर्स के लिए काम कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, सप्लाई ऑफ लेबर। और कितने वेजेस पे काम कर रहा है, कितना सैलरी दे रहे हो आप उसको। ठीक है, तो अब ये पहली बात तो एक समझ लो एक्सेप्शन क्या होते हैं। एक्सेप्शन वो होते हैं जो लॉ ऑफ सप्लाई पे एप्लीकेबल नहीं होते, ये अगेंस्ट ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई होते हैं। तो पहला क्या है हमारा, सप्लाई ऑफ लेबर, और उसका मीनिंग क्या है कि कितने घंटे तुम्हारा लेबर तुम्हारी फैक्ट्री में काम कर रहा है। अब क्या होता है सप्लाई ऑफ लेबर के अंदर, एग्जाम्पल लो, ये कर्व है मेरा, ठीक है, ये मेरा कर्व है। ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा था, कर्व को हटा दो, कर्व में आप लोग कंफ्यूज है, मैं सिंपल में समझा देता आपको, कर्व में आप कंफ्यूज हो जाओगे बिकॉज हमने अभी लॉ ऑफ सप्लाई का कर्व भी देखा। इसको हटा दो, एग्जाम्पल लो, लेबर ए है मेरे पास, ठीक है, ये लेबर ए है, ये मेरे पास 180 रुपीज में पर डे काम करता था और दिन में 8 आवर्स ये प्रोडक्शन करता था, मतलब 8 आवर्स मेरे पास ये काम कर रहा था। ये विजिबल है कैमरामैन, ये विजिबल है, हाँ, ये 8 आवर्स क्या करता था, काम करता था। ठीक है, तो ये 180 रुपए में मेरे पास क्या करता था, 8 आवर्स पे
काम करता, मतलब ये 180, मैं 8 घंटे काम करता था, मैं इसको पर आवर कितना देता था, 180 रुपये देता था। ठीक है, अब मैंने थोड़े दिन बाद क्या किया, थोड़े दिन बाद मैंने क्या किया, उसकी सैलरी 200 कर दिया। तो उसने क्या किया, 10 आवर्स काम करना मेरे पास शुरू कर दिया। ठीक है, तो मतलब क्या हो रहा है, जैसे जैसे मैं यहाँ पर वेजेस बढ़ा रहा हूँ, उसका वर्किंग आवर्स भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये है हमारा सप्लाई ऑफ लेबर का मतलब। पर अब थोड़े दिन बाद क्या हुआ, काम करते करते उसको क्या हो गया, एक्सपीरियंस आ गया मेरे पास काम करते करते। ठीक है, अब उसकी सैलरी यहां पर मैंने 350 कर दिया, पर वो काम कितना कर रहा है, 6 आवर्स कर रहा है, सॉरी मेरे पास सिर्फ 3 आवर्स काम कर रहा है, या 6 आवर्स पकड़ लो, चलो ठीक है, 6 आवर्स मेरे पास काम कर रहा है। अब बोलेंगे सर ये क्या हुआ, ये कॉन्सेप्ट क्या था, जब आपने स्टार्ट में आपने क्या किए, स्टार्ट में आपने वेजेस बढ़ाए, उसके आवर्स बढ़े, और आपने जब उसके थोड़े टाइम बाद आपने उसके आवर्स बढ़ा दिए तो उसकी क्या होगी, वेजेस, उसके क्या वेजेस बढ़े पर उसके आवर्स क्या हो गए, कम हो गए। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, लेबर बेंड्स बैकवर्ड। मतलब सिंपल वर्ड में, जब उसको काम करते करते एक्सपीरियंस आ जाएगा तो उसकी सैलरी तो बढ़ेगी, बट उसके जो वर्किंग आवर्स है वो क्या हो गए, कम हो गए। मतलब हमने अब तक देखा था कि उसके जब वेजेस बढ़ा रहे थे तो उसके वर्किंग आवर्स भी बढ़ रहे थे, बट जैसे उसके बाद एक्सपीरियंस आ गया तो क्या हुआ, उसके सैलरी तो बढ़ी, वेजेस तो बढ़े, बट वर्किंग आवर्स क्या हो गए, उसके कम हो गए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेबर बेंड्स बैकवर्ड। तो ये था हमारा सप्लाई ऑफ लेबर, पॉइंट नंबर 1 जो एक्सेप्शंस में आता है। ठीक है, मतलब जैसे लेबर को एक्सपीरियंस होता रहेगा, उसके सैलरी तो बढ़ेगी पर उसके आवर्स क्या होंगे, कम हो जाएंगे। तो ये लॉ ऑफ सप्लाई पे एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, अगला है हमारा एग्रीकल्चरल गुड्स। आई होप आप लोग ये पॉइंट समझ गए होंगे। सिंपल बात याद रखो, सप्लाई थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट है, ये थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है, पढ़ के समझता नहीं, इसलिए बहुत सिंपल वर्ड में समझा दिया विदाउट कर्व आपको कि सप्लाई ऑफ लेबर का मतलब क्या होता है कि एक लेबर आपकी फैक्ट्री में कितने घंटे काम कर रहा है। पॉइंट नंबर ये क्लियर हो गया, कितने वेजेस पे काम कर रहे हैं। उसके बाद अब जैसे जैसे मैं लेबर की वेजेस बढ़ाता हूँ, जैसे जैसे मैं लेबर की वेजेस बढ़ाता हूँ, वर्किंग आवर्स भी बढ़ाता है। ये नॉर्मल बात है ना कि जब वो मेरे पास 180 रुपीज़ में 8 घंटे काम कर रहा था, जैसे मैंने सैलरी उसकी 200 किया, वो मेरे पास उसने क्या किया, 10 घंटे काम करना शुरू कर दिया। बट जैसे उसको एक्सपीरियंस हुआ तो मैंने सैलरी 350 तो कर दिया, बट उसने क्या किया, फिर वो मेरे पास 6 घंटे ही काम करता है, 6 घंटे मेरे पास क्या कर रहा है, वो काम कर रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं, लेबर बेंड्स बैकवर्ड। तो ये लॉ ऑफ सप्लाई के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। अगला पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 2, दैट इज एग्रीकल्चरल गुड्स। अब लॉ ऑफ सप्लाई, एग्रीकल्चरल गुड्स भी लॉ ऑफ सप्लाई पे एप्लीकेबल नहीं होते हैं। क्यों? बिकॉज एग्रीकल्चरल गुड्स वेदर कंडीशन पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, मतलब अगर वेदर मेरे फेवर में है तो मैं ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाऊंगा, और वेदर मेरा आउट ऑफ फेवर है, मेरे अनफेवरेबल है मेरे लिए, तो मैं क्या कर पाऊंगा, कम प्रोडक्शन कर पाऊंगा। मतलब अगर वेदर मेरे फेवर में नहीं है, ठीक है, तो मैं सप्लाई कर ही नहीं पाऊंगा, भले से मार्केट में प्राइस बढ़ गया। मतलब मार्केट में प्राइस बढ़ भी गया तो मेरे अगर फेवर में वेदर मेरे फेवर में नहीं है तो मैं सप्लाई नहीं कर पाऊंगा इवन एट हायर प्राइस। मतलब यहाँ पर प्राइस बढ़े या कम हो मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा एग्रीकल्चरल गुड्स के अंदर, बिकॉज मेरे एग्रीकल्चरल गुड्स क्या हो गए हैं, वो वेदर पे डिपेंड है, प्राइस पे डिपेंड नहीं है। अगर मार्केट में प्राइस बढ़ भी जाता है और वेदर अगर मेरे फेवर में नहीं है, नेचुरल कैलेमिटीज हो गई, वेदर मेरे फेवर में नहीं है, तो भी मैं सप्लाई इंक्रीज नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा जो एग्रीकल्चरल गुड्स है वेदर पे डिपेंड है, प्राइस पे डिपेंड नहीं है। इसलिए ये भी क्या है, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई में आता है। मतलब वेदर अच्छा रहेगा तो ही मैं सप्लाई ज़्यादा कर पाऊंगा, भले से अगर प्राइस बढ़ गया मार्केट में, वेदर मेरे फेवर में नहीं है, तो मैं सप्लाई नहीं कर पाऊंगा। इसलिए ये क्या एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई में आता है। अगला है अर्जेंट नीड फॉर कैश। ये बड़ा सिंपल पॉइंट है, बड़ा सिंपल टॉपिक है। क्यों? कि मेरे को जरूरत है पैसे की, अर्जेंटली कैश की जरूरत है, तो बीइंग अ सेलर में क्या करूंगा, कम प्राइस के अंदर भी क्या करूंगा, कमोडिटी को बेच दूंगा। सिंपल सी बात है, अगर पैसे की जरूरत है तो हम कम प्राइस में कमोडिटी को क्या करेंगे, मार्केट में बेच देंगे। ये पॉइंट में डिस्कस करने ऐसा कुछ है नहीं। अर्जेंट नीड फॉर कैश में एक ही बात याद रखो कि अगर मुझे पैसे की जरूरत है, मुझे कैश की जरूरत है अर्जेंटली, तो मैं कम प्राइस पे भी क्या करूंगा, सप्लाई कर दूंगा, कम प्राइस में क्या करूंगा, सप्लाई कर दूंगा। इसलिए क्या हो गया, अर्जेंट नीड फॉर कैश में आ गया। ये एक्सेप्शन और लॉ ऑफ सप्लाई में है। मतलब प्राइस कम है तो भी मैं क्या कर रहा हूँ, सेल कर देना मार्केट, बिकॉज मुझे क्या है, पैसे की जरूरत है। अगला है सेकेंड लास्ट पॉइंट, पेरिशेबल गुड्स। इसका भी सेम सीन है
कि पेरिशेबल गुड्स को मैं होल्ड नहीं कर सकता मेरे पास, कि प्राइस बढ़ेगा तो मैं सप्लाई करूंगा, बिकॉज क्या होंगे वो खराब हो जाएंगे। और पेरिशेबल गुड्स में क्या हो गया, दूध आ गया, ये वेजिटेबल्स वगैरह आ गए, ठीक है। तो ये सब गुड्स क्या होते हैं, हमारे पेरिशेबल गुड्स होते हैं। तो मैं प्राइस के बढ़ने का वेट नहीं कर सकता, कम प्राइस में मेरे को उसको बेचना पड़ेगा। अगर मैं नहीं बेचता हूं मार्केट में तो क्या होगा, खराब हो जाएगा, मेरा लॉस हो जाएगा। तो लॉस तो अच्छा ही नहीं है, मैं मार्केट में बेच दूं उसको, ठीक है। तो पेरिशेबल गुड्स भी इसलिए क्या होते हैं, एक्सेप्शनल लॉ ऑफ सप्लाई के अंदर आते हैं, बिकॉज ये गुड्स का मैं प्राइस बढ़ने तक का वेट नहीं कर सकता, ये मुझे बेचना ही पड़ेगा। बिकॉज अगर मैं इसको स्टॉक में रखूंगा होल्ड करके तो ये खराब हो जाएंगे, तो लॉस से अच्छा है मैं इसको सेल कर दूं। इसलिए पेरिशेबल गुड्स भी क्या होते हैं, प्राइस पे डिपेंड नहीं करते हैं, हमको इसको बेचना ही पड़ता है मार्केट में, बिकॉज ये खराब हो जाते हैं, इसलिए एक्सेप्शन और लॉ ऑफ सप्लाई में आ जाते हैं। अगला और लास्ट पॉइंट है हमारा रेयर गुड्स। रेयर गुड्स का भी सेम सीन है हमारे पास में, कि ये गुड्स डिमांड पे डिपेंड नहीं होते, ये गुड्स डिमांड पे डिपेंड नहीं होते, मतलब इसका जो प्राइस है वो डिमांड वगैरह से चेंज नहीं होगा। कभी कभी क्या होता है कि प्राइस बढ़ भी जाए ना तो उसका सप्लाई सेम रहता है, बिकॉज ये गुड्स रेयर है, मार्केट में मिलते नहीं है, तो लोग ज्यादा प्राइस पे भी इसको क्या करते हैं, परचेस करते हैं, कम प्राइस पे भी क्या करते हैं, इसको परचेस करते हैं। मतलब ये रेयर गुड्स जैसे गोल्ड कॉइन हो गया, ये तुम्हारा कुछ पुरानी चीज है, गोल्ड कॉइन वगैरह हो गया, ये सब गुड्स क्या, ये रेयर गुड्स के अंदर आते हैं, तो इसका कुछ प्राइस से लेना देना या डिमांड से लेना देना नहीं होता है। ये मार्केट में जो प्राइस पे तुम सेल करोगे प्राइस पे सेल हो जाते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई में आते हैं। ये थे हमारे आज एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। सप्लाई ऑफ लेबर, एग्रीकल्चर गुड्स क्लाइमेट पे डिपेंड है, अर्जेंट नीड फॉर कैश, कैश की जरूरत है, सेल करना ही पड़ेगा, इसलिए कर देते हैं सेल कम प्राइस के ऊपर भी। पेरिशेबल गुड्स का मैं होल्ड नहीं कर सकता स्टॉक के अंदर तो सेल कर देता हूँ, और रेयर गुड्स मार्केट में मिलते नहीं है तो इसलिए मैं फटाफट क्या होते हैं, वो कोई भी प्राइस पे क्या होते हैं, बिक जाते हैं। फिर भी एक बार रेयर गुड्स का डेफिनेशन मैं आप लोग के लिए रीड कर देता हूँ, बिकॉज हो सकता है आप लोग उसमें थोड़ा सा घूम जाओ। The supply of rare goods cannot be increase or decrease according to its demand। जैसे कि मैंने आपको बोला कि डिमांड से लेना देना इसकी सप्लाई का क्या होता है, नहीं रहता है। Even if the price rises, supply remain unchanged। प्राइस कितना भी बढ़ जाए सप्लाई उसका क्या होता है, चेंज नहीं, सप्लाई उसका क्या रहता है, हमेशा सेम रहता है। एग्जाम्पल में इसने क्या बोला, पेंटिंग, ओल्ड कॉइन्स, एंटीक गुड्स एक्सेट्रा, डिमांड पे डिपेंड नहीं होते, इसकी सप्लाई डिमांड पे डिपेंड नहीं होती है, और प्राइस अगर बढ़ भी जाए उसका सप्लाई क्या रहता है, हमेशा क्या रहता है, अनचेंज रहता है। तो ये थे हमारे एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई का मतलब वही होता है कि ये सब पॉइंट्स जो है ये लॉ ऑफ सप्लाई पे एप्लीकेबल नहीं है। ये था हमारा आज का टॉपिक। आई थिंक वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है, बट पूरा लॉ ऑफ सप्लाई हमने क्या किया, कवर कर लिया। हमने मीनिंग ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई देखा, अजम्पशंस देखा, उसका कर्व देखा, उसका शेड्यूल देखा शॉर्ट में, और उसके अजम्पशंस देखा और उसके एक्सेप्शंस देखा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और कुछ डाउट है स्पेशली एक्सेप्शंस के अंदर और स्पेशली ये पॉइंट के अंदर तो क्या करो, डीएम करो इंस्टाग्राम के पेज के ऊपर, या इसी कमेंट में क्या करो, इसको कमेंट करो, ठीक है। और वीडियो को लाइक करो, फिर से बोलूँगा शेयर करो, कुछ डाउट है पक्का पूछो मेरे से। इंस्टाग्राम के पेज को भी फॉलो करो। तब तक कि स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।